Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we have started chapter 1, which is ideological basis of Pakistan. Last दो lectures में हमने ideology के sources देखे, ideology की definition देखी, ideology की origin देखी. Today in this lecture, we are going to discuss those important people who played a pivotal role in the development of this ideology of Pakistan. So let's start. If we talk about people, अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्होंने टू नेशन थ्योरी में अहम किरदार अदा किया और टू नेशन थ्योरी which formed the basis for the nazariya of Pakistan, for the ideology of Pakistan. So the first name which comes to mind is Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was a Muslim reformer and scholar. ये वो इंसान थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए अनथक कोशिशें की, बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए जिन्होंने मुसलमानों की पोजीशन बरे सगीर में इम्प्रूव की, not only in the walk of religion but also in the educational field as well. So Sir Syed Ahmad Khan, he was the first person to declare Muslims a separate nation. ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन, एक अलग कौम का जो है वो नाम दिया और ये कहा कि इनको अलग कर देना चाहिए या हो जाना चाहिए. Initially he was a supporter of united nationality. शुरू में वो भी एक यूनाइटेड नेशन के हक में थे. यूनाइटेड नेशन एक कौम जहां लोग मिलजुल के रह सकते हैं. बट इवेंचुअली 1857 की जो वॉर थी जिसमें मुसलमानों को और हिंदुओं को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, उसके बाद हिंदुओं ने जब सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल दिया और ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को ये यकीन दिला दिया कि इस वॉर में या इस जंग में जो ज़्यादा हाथ था वो मुसलमानों का था, तो ब्रिटिशर्स का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स मुस्लिम्स वो बहुत ख़राब हो गया. जहां अगर ये इक्वालिटी रहती तो शायद जो है वो मुसलमानों की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर होती, बट हिंदुओं के इस किरदार की वजह से मुसलमानों की पोजीशन या इमेज मज़ीद ख़राब हो गई. सो येस, दिस वाज द पॉइंट जब सर सैयद अहमद खान ने ये डिसाइड किया कि नो, मुस्लिम्स कैन नो लॉन्गर स्टे इन द यूनाइटेड इंडिया विद द हिंदूज. सो ही इन 1867 में, जैसा कि हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, he finally gave the two nation theory. The theory, what is the theory? Excellent. A theory which states that Hindus and Muslims are two separate nations and they cannot be merged together. Now, अब आई वो बात या वो जगह जहां सर सैयद अहमद खान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया. जब मुसलमानों की जो पोजीशन है वो इतनी ख़राब हो गई कि मुसलमानों को हर पोजीशन से हटा दिया गया, उन लोगों को जो हक था हर किस्म के वो उनसे ले लिए गए और उनके बाद जो अट्रोसिटीज़ थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की, वो वहीं पे कायम रहीं. सो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि उन्होंने पेन का सहारा लिया, एजुकेशन, तालीम. उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को ये कहा कि उनको पहले अपने आप को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, तालीम लेनी पड़ेगी और उसके बाद अपनी बात, क्योंकि इस वक्त हुकूमत किनकी है, अंग्रेज़ों की, उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने आके अंग्रेज़ी, इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दी थी. हिंदूज एट दैट टाइम दे एक्सेप्टेड दैट सिस्टम और उन्होंने उसी वजह से, बिकॉज दे वर श्रूड एंड क्लेवर, उन्होंने उसी वजह से बहुत बेहतर पोजीशन अपनी सब कॉन्टिनेंट में बना ली हुई थी. हाउएवर विद मुस्लिम्स, सर सैयद अहमद खान रोट आर्टिकल्स इन मैगजीन्स. इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, मैगजीन्स लिखे और उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा ऑन द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियर आउट की अंग्रेज़ों को कि सिर्फ मुसलमान ही इस जंग का जो था वो रीज़न नहीं थे एंड दे वर नॉट बिहाइंड दिस वॉर अलोन, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों तक ये बात पहुंचाई कि येस, मुस्लिम्स नीड टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ सेपरेट आइडेंटिटी. उसके बाद ही फॉर्म्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने ऐसा सिर्फ कहा नहीं कि मुसलमान अपने आप को तालीम याफ्ता करें या अपने आप को बेहतर बनाएं, उन्होंने उसके लिए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदरसा खोले, कॉलेजेस खोले, यूनिवर्सिटी खोली. अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि MAO कॉलेज के नाम से, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इंट्रोड्यूस बनी थी, फाउंड हुई थी और उसके बाद इन 1920 इट बिकेम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. सो येस, सर सैयद अहमद खान played a pivotal role in bringing the Muslims of the subcontinent up, उनकी political uplift के लिए, उनकी religious uplift के लिए, उनकी educational uplift के लिए सर सैयद अहमद खान ने बहुत अहम किरदार अदा किया. Another person who holds importance in terms of two nation theory is Chaudhry Rahmat Ali. He was a student of Islamia College Lahore. वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट थे और 1931 में he became a student of Cambridge College for Higher Education. जब उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया तो ही वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर कि
टू नेशन थियोरी को सपोर्ट करना चाहिए. एंड येस, ही बिलीव्ड कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से एक अलग नेशन है. He was the one who coined the name Pakistan as well when finally Pakistan's dream was put forward and politically the Muslims were awakened and Pakistan की जो एक सूरत है वो नजर आ रही थी, तब he was the one who coined the name Pakistan. 28 January 1933, it was an important event which took place. He wrote a pamphlet, Now and or Never के नाम से. Now or Never के नाम से इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा जिसमें इन्होंने अपनी एक कोशिश की मुसलमानों को जगाने की कि दिस इज द राइट टाइम, अभी ही आप अपने लिए एक अलग मुल्क डिमांड कर सकते हो. एंड येस, मुस्लिम्स नीड टू आइडेंटिफाई, मुसलमानों को इस बात को अपने आप को यकीन दिलाना चाहिए और इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो एक अलग नेशन है और उनको अपना एक सेपरेट होमलैंड चाहिए. So when we talk about two nation theory, when we talk about dream of Pakistan, when we talk about Pakistan, one can never forget इलामा मोहम्मद इकबाल. ये एक ऐसा नाम है जिनको हम शायर मशरिक के नाम से भी जानते हैं. He was the one who supported the two nation theory, and through his poetry and written work, he tried to uplift the Muslims of the subcontinent, and he tried कि वो लोग अपने आप को पहचाने और उभर के एक अलग कौम के तौर पे सामने आए. So he was the one who saw the dream for separate homeland. Separate homeland, एक अलग मुल्क का ख्वाब जो 1930 के इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया. Then he promoted Muslims as a distinct nation. He was the one जिन्होंने अपनी शायरी के थ्रू, जो कि उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में की, so his contribution was not only towards Muslims, his contribution was towards the Urdu language as well. क्यों? क्योंकि उर्दू सब कॉन्टिनेंट की नेटिव लैंग्वेज थी और है. So this was the reason that he holds importance कि ना सिर्फ मुसलमानों को मदद करने में, through his poetry, through his work, he also promoted the Urdu language as well. And not to forget कि through his poetry, he also tried to portray that Muslims are a separate nation and a distinct nation जिनका culture, जिनका religion, जिनका रहने का style सब कुछ बाकी nation से अलग है. Ideology of Pakistan. पाकिस्तान के नज़रिए के लिए जहां हम इतने लोगों के किरदार की बात कर रहे हैं कि इस इंसान ने ये किया, इस इंसान ने ये किया, वहाँ लेट्स टेक अ लुक एट द सिचुएशन, द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स केम टू सब कॉन्टिनेंट और उन्होंने 1857 की वॉर के बाद कंप्लीटली प्रिवेल कर लिया था, लेट्स टेक अ लुक कि वो आए कैसे, उन्होंने क्या इकदामात किए, व्हाट स्टेप्स दे टुक, एंड फाइनली विच लेड टू द इकोनॉमिक डिप्रिवेशंस ऑफ द मुस्लिम्स. कि मुस्लिम्स को कल्चरली और सोशली तो दबाया जा ही रहा था, बट इकोनॉमिकली पैसों की साइड से भी, मईशत की साइड से भी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई. मतलब मुसलमानों को जो सब बड़े सगीर में रह रहे थे, हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. अब विद ब्रिटिशर्स 1857 की वॉर एक अपना इंपॉर्टेंस रखती है कि दिस वाज द वॉर विच फाइनली गेव द ब्रेक थ्रू टू द ब्रिटिशर्स सो दैट दे took the government of the India कि वो बड़े सगीर पे हुकूमत कर लें. ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में अंग्रेज बड़े सगीर में पहली दफा आए थे एज ट्रेडर्स. क्यों? क्योंकि वो बड़े सगीर, द यूनाइटेड इंडिया एट दैट टाइम, उसके साथ या उससे अट्रैक्ट होके आए थे कि वहाँ पे स्पाइसेस थे, रॉ मटेरियल्स थे, चीप रॉ मटेरियल्स थे, क्योंकि दे हैड इंडस्ट्रीज और उन्होंने यहाँ आके अपना ट्रेड सेंटर अंडर द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करके यहाँ से स्पाइसेस और चीप रॉ मटेरियल्स ट्रेड करने शुरू कर दिए टू देयर ओन होमलैंड. और वहाँ दे डेवलप प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इवन टू द सब कॉन्टिनेंट. सो इमेजिन वही रॉ मटेरियल जो यहाँ से वहाँ गया कम दामों पे, वहाँ जाके उसकी प्रोडक्ट बनी और वही उसी रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट यहाँ आके बहुत महंगे दामों में बिकी. और ऐसा हुआ, और जिससे फायदा किसको हुआ? इवेंचुअली the whole financial benefit was taken by the Britishers. उन्होंने फॉर्मुलेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब जब उन्होंने ट्रेड सेंटर सेटअप कर लिया तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी उन्होंने फॉर्मुलेट करनी शुरू कर दी, जिसके बिना पे दे ड्राइव द मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट टू देमसेल्व्स, कि उन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट अपने ले लिया. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल उसी तरह. क्यों? क्योंकि जब रॉ मटेरियल जाता था तो उस पर टैक्स लगाते थे, और जब प्रोडक्ट बन के वापस आती थी तो उस पर भी टैक्स लगाते थे. और वो टैक्स कौन पे करता था? द पीपल लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट. फिर ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया. मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर पोजीशंस. मुसलमानों को जिस जिस पोजीशन पे वो थे, मतलब ट्रेड में थे या गवर्नमेंट में थे, उन पोजीशन से उन लोगों ने हटाया. उसके बाद न्यू पोजीशंस जो क्रिएट की, उस पर भी मुसलमानों को उन्होंने भर्ती नहीं किया.
फिर ब्रिटिश took Muslim lands and gave them to others. मुसलमानों की ज़मीन मुसलमानों से छीन के उन्होंने दूसरे लोगों को देनी शुरू कर दी. Then Britishers promoted Hindus from lower to higher rank. साथ ही साथ the Hindu monopoly was going on. They were manipulating Britishers, जिसकी वजह से जो हिंदूज थे ब्रिटिशर्स उनको प्रमोट करके लोअर रैंक से अपर रैंक पे लेके आ रहे थे. क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में तो सारा जो जिम्मेदारी थी वो मुसलमानों के कंधे पे थी फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. So this is how they weakened इकोनॉमिकली द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. ट्रेड और इंडस्ट्री में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. लेट्स टेक अ लुक एट दैट एज वेल. नाउ, deterioration of law and order in Bengal resulted in poor agricultural crops that led to shortage of grain. अब बंगाल में जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, that resulted in poor agricultural crops. अब एग्रीकल्चर उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में भी एक बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट नीड थी मईशत की. वाई? क्योंकि जो रॉ मटेरियल जाता था सब कॉन्टिनेंट से दैट वाज मोस्टली एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. सो जब उसकी खेती या उसकी फसलें खराब हुई तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई ग्रेन की, अनाज की कमी हो गई. ऑब्वियसली एक तरफ आपको दबाया जा रहा है रिलीजियसली, दूसरी तरफ सोशली, तीसरी तरफ कल्चरली, चौथी तरफ इकोनॉमिकली एज वेल. सिल्क, कॉटन आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स मूव टू अदर सिटीज. जो सिल्क और कॉटन कपड़ा जिनसे बनता है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल थे, इनके सेंटर्स को शहरों की तरफ मूव कर दिया गया. क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है शहरों से अंग्रेजों ने उसको ट्रांसपोर्ट करना था बाय लैंड टू देयर होमलैंड. सो अपने फायदे के लिए उन्होंने सेंटर्स डिफरेंट कर दिए, बदल दिए. जब वो बदले तो टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज प्राइसेस ऑफ द गुड्स. जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से टैक्सेस लगे, उन टैक्सेस से जो प्राइसेस एंड प्रोडक्ट्स की, जो एंड प्रोडक्ट्स थी, उनकी बढ़ गई. जब वो बढ़ गई तो जो गरीब आदमी सब कॉन्टिनेंट में रहता था उनके लिए वो क्या हो गई? अनअफोर्डेबल. सो द पीपल लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट एबल टू अफोर्ड देम. इकोनॉमिकली यू आर मोर सप्रेस्ड. आप अपनी मर्जी से कोई चीज खरीद नहीं सकते, आपके पास उतनी बाइंग पावर नहीं है. देन न्यू टैक्सेस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज टैक्सेस फॉर लोकल फार्मर्स. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब नए टैक्सेस प्रमोट किए और उनको इन्फोर्स किया तो उसकी वजह से जो लोकल फार्मर्स थे, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर थे, यूनाइटेड इंडिया के अंदर, उन फार्मर्स के ऊपर भी टैक्सेस बढ़ गए. और जब वो टैक्सेस बढ़े तो दिस एडवर्सली अफेक्टेड द एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली इसने खेती बाड़ी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया. सो एज यू कैन सी दीज वर द स्टेप्स व्हिच वर टेकन एट दैट टाइम, जिन्होंने इकोनॉमिकली भी मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से ऑप्रेस किया. So the situations which were all around, the cultural, the Islamic, the two-nation theory, the social, these all led to the formation of the ideology which led to the independent Pakistan in 1947. Now, Quaid-e-Azam, an ideology of Pakistan. Quaid-e-Azam, the founder of Pakistan, the man who's behind this independent country we live in today, he had his own outlook towards the ideology, Nazariya Pakistan pe. He was also the supporter of the two-nation theory. Initially he wasn't, but later on, when he also saw the conditions which were around the Muslims and he saw the role Hindus were playing, he also became the supporter of the two-nation theory. And supporting two-nation theory was not only before the independence. There were instances when in his addresses, wherever he addressed, he supported Muslims as separate nation in a separate homeland. He told people to be just, to follow Islam. So right now on your screen, there are few quotations, there are few sayings which were said by Quaid-e-Azam, and he, in these quotations, have supported the ideology of Pakistan, the Nazariya of Pakistan, and he has told people and Muslims that they need to be awakened. So here we end the chapter, which is the ideological basis of Pakistan. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.